नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। मैं हूं दीपक डोभाल और आपका बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से। आइए शुरू करते हैं आपकी खबर आपका फायदा। विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने का बड़ा माध्यम है, लेकिन ये सभी जानते हैं, लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल घातक साबित हो सकता है। दरअसल मुंबई में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें विटामिन सी युक्त एक ब्लैक टी जो वेंडिंग मशीन से पीता था एक व्यक्ति, उसकी किडनी खराब हो गई। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि जरूरत से ज्यादा विटामिन सी के सेवन के क्या क्या खतरे हैं, इसकी जरूरत से ज्यादा खुराक कैसे किडनी और यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि हड्डियों के लिए भी नुकसान है। तो बहुत सारी बातें हैं विटामिन सी और किडनी से जुड़ी हुई, तो पूरी पड़ताल करेंगे बहुत ही खास मेहमानों के साथ। मात्रा कितनी होनी चाहिए, बहुत सारे इससे जुड़े हुए मिथ भी हैं, उनको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी सच्चाई हैं जो आपके सामने लाना बहुत जरूरी है, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी का धड़ल्ले से इस्तेमाल हुआ। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि बगैर डॉक्टर की सलाह के विटामिन सी लेना हेल्थ के लिए घातक भी साबित हो सकता है। एक ऐसा ही मामला मुंबई से सामने आया है, जहां एक शख्स ने इम्यूनिटी को बनाए रखने की खातिर लेमन वाली काली चाय का लगातार सेवन किया। नतीजा ये हुआ कि उनके पैरों में सूजन होने लगी और उन्हें उल्टी की शिकायतों के साथ साथ भूख भी कम लगने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। डॉक्टर्स ने उनके खान पान की दिनचर्या की जांच की तो पता चला कि मरीज रोजाना कई कप लेमन ब्लैक टी का सेवन करता था। इसके चलते किडनी पर बुरा असर पड़ा। यानी इम्यूनिटी बढ़ाने के चक्कर में विटामिन सी का ज्यादा सेवन गंभीर तौर पर उन्हें बीमार कर गया। विटामिन सी युक्त काली चाय पीने से किडनी खराब होने का ये कोई अकेला मामला नहीं है। इससे पहले भी मुंबई में ही कैंसर से जूझ रहे एक शख्स की विटामिन सी युक्त ब्लैक टी के ज्यादा सेवन के चलते किडनी खराब हो गई थी। किडनी खराब होने के चलते कैंसर का इलाज नहीं हो पाया, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। समझना जरूरी है कि जरूरत से ज्यादा विटामिन सी का सेवन से किडनी में स्टोन यानी पथरी की समस्या हो सकती है। आमतौर पर एक्स्ट्रा विटामिन सी को शरीर ऑक्सलेट के तौर पर यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देता है, लेकिन कई बार ये दूसरे मिनरल्स के साथ मिलकर छोटे छोटे क्रिस्टल के रूप ले लेते हैं और किडनी में स्टोन बना देता है। वहीं जरूरत से ज्यादा विटामिन सी लेने से हड्डियों का असामान्य विकास होने लगता है, जिससे हड्डियों के आसपास की नसें भी दबने लगती हैं और इसी के चलते शरीर के दूसरे अंग काम करना बंद कर देते हैं। इतना ही नहीं, बॉडी में ज्यादा विटामिन सी होने से पाचन क्रिया पर भी असर पड़ता है। इससे उल्टी, पेट में दर्द, सीने में जलन जैसी दिक्कतें आ सकती हैं। फिलहाल 18 साल से बड़े पुरुष को रोजाना 90 मिलीग्राम और महिला को 75 मिलीग्राम विटामिन सी की जरूरत होती है। वहीं 14 से 18 साल के किशोरों में यह खुराक 65 से 75 मिलीग्राम होनी चाहिए। 9 से 13 साल के बच्चों में ये 45 मिलीग्राम होनी चाहिए। तो 1 से 8 साल के बच्चों को रोजाना 15 से 25 मिलीग्राम विटामिन सी की आवश्यकता होती है। खासकर संतरा, अनानास, टमाटर, स्ट्रॉबेरी के अलावा शिमला मिर्च, ब्रोकली और गोभी विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। अगर इसके बाद भी बॉडी में इनकी कमी रहती है तो खुद इसका इलाज करने की बजाय डॉक्टर की सलाह लें, ताकि आपकी किडनी और लीवर सेहतमंद रह पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज की चर्चा के लिए परिचय आज के मेहमानों का आपसे करा दें। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर A.K. भल्ला सर, चेयरमैन है नेफ्रोलॉजी विभाग सर गंगाराम हॉस्पिटल से। डॉक्टर भल्ला, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, जाने माने फिजिशियन हैं, स्वास्थ्य विशेषज्ञ भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लहरिया आपका भी। डॉक्टर भल्ला, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। ये जो खबर आई है मुंबई का, ये जो व्यक्ति है और ये अपने ऑफिस की जो चाय वेंडिंग मशीन होती है, जो अक्सर सारे ऑफिसेज में लगी होती हैं, उनसे जो विटामिन सी फोर्टिफाइड टी होती थी उसका सेवन ये बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में करते थे और संभवतः जीरो डाउन किया डॉक्टर्स ने, तो यही बात समझ में आई है। क्या वाकई में ये पॉसिबल है? डॉक्टर शिखा शर्मा, सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट, भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर शिखा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो भल्ला सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी लेने से किडनी खराब हो जाए? एक्चुअली
इसका बिल्कुल डायरेक्ट कोरिलेशन तो करना मुश्किल है, पर क्योंकि इस केस में जो बॉम्बे में मुंबई में ये केस हुआ था, इसमें किडनी बायोप्सी की थी उन्होंने, तो किडनी बायोप्सी में ऑक्सलेट क्रिस्टल्स काफ़ी मात्रा में पाए गए थे। तो इसलिए ये सोचा गया कि ये किडनी जो हैं ऑक्सल हाइपर ऑक्सल यूरिया या यूरिन में ऑक्सलेट क्रिस्टल के आने से किडनी डैमेज हुए हैं और एक्यूट किडनी इंजरी हुई है। वैसे जो ब्लैक टी होती है या ब्लैक ग्रीन टी होती है, उसकी वजह से बॉडी में ऑक्सलेट की ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। तो एक लिमिट से ज़्यादा अगर ब्लड ऑक्सलेट लेवल हो जाएं तो उसकी वजह से वो उतना उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकता और किडनी एक्सक्रीट नहीं कर सकता, तो वो किडनी के टिश्यूज़ में ऑक्सलेट डैमेज हो जाता है। तो या तो पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी पिए और दूसरी ऐसी चीज़ें ना खाए डाइट में जिससे कि ऑक्सलेट की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं तो उनमें ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जैसे पालक है, तो मेथी है, ब्रोकली है। तो अगर वो भी खा रहे हैं तो ये ग्रीन टी इटसेल्फ 8 या 2 मैक्सिमम तक अलाउड होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन टी के अपने एडवांटेज भी हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं। ये सारी चीज़ें अजी कोरोना में शुरू हुई हैं। कोरोना काल में लोगों ने अपने लेवल पे ही अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई कुछ शुरू कर दिया। काढ़ा पीना शुरू कर दिया। हमारे पास काढ़ा पी के इतने पेशेंट आए जिनको एक्यूट गैस्ट्रोइंटाइटिस हुआ और किडनी फेलियर हुआ। तो काढ़ा पीने से भी गैस्ट्राइटिस, सीवियर गैस्ट्राइटिस हो जाता है। काढ़े में भी कई तरह के स्पाइसेस होते हैं। उसके बाद इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कई होम्योपैथिक मेडिसन, ग्लोए वगैरह बहुत लोगों ने उस कंजप्शन किया। तो हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स, गुड एडवांटेजेस भी हैं और साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। तो ये हो सकता है कि बैलेंस में चीज़ों का कंजम्पशन बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर लहरिया, क्या आप क्या इत्तेफाक रखते हैं ये जो रिपोर्ट आई है और इसमें जो रिलेशनशिप बताया गया है, संभवतः ही बताया गया है, कोई मुकम्मल तौर पर तो ये भी नहीं कह रहे हैं, आपका क्या नजरिया है सर? क्या विटामिन सी की अधिकता से किडनी खराब हो सकती है? अगर हम लिटरेचर की बात करें तो विटामिन सी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, तो अगर हम एक्सेस अमाउंट भी ले लेते हैं तो बॉडी से सीक्रेट हो जाता है, किडनी के माध्यम से निकल जाता है। और जो लिटरेचर में लिखा हुआ है कि जो एक अमाउंट है यूजुअली 1000 मिलीग्राम तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इवन 2000 मिलीग्राम और इवन 3000 मिलीग्राम तक एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या करता है बॉडी के, अगर से कोई हार्म नहीं होता है, बॉडी करता है कि अगर आप ज्यादा लोगे तो यूरिन के थ्रू सीक्रेट निकल जाएगा। लेकिन इस जो केस में आया है उसमें मैं कहूंगा, और डॉक्टर भल्ला ने भी उसको रिफ्लेक्ट किया था, कि इसमें टेम्पोरल एसोसिएशन, अर्थात वो ऐसी चाय पी रहा था जिसमें लेमन की मात्रा अधिक थी, विटामिन सी की मात्रा अधिक थी, तो वो हुआ, उसके बाद किडनी खराब हो गई। लेकिन इसको कॉजल एसोसिएशन नहीं कहेंगे। कॉज मतलब इसका प्रूव नहीं कर सकते हैं कि उसी की वजह से हुआ है, विटामिन सी के एक्सेस मात्रा से हुआ है। हम जानते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन बिल्कुल स्टोर नहीं होते हैं। और दूसरी बात एक बार याद रखनी है कि इस केस में जहां तक मैंने जानकारी इकट्ठी की है उसमें उसको क्रॉनिक किडनी डिजीज नहीं, कि हो सकता है कोई मरीज होता है जिसको क्रॉनिक किडनी डिजीज हो, उसका ईजीएफआर बहुत लो हो, तब ये प्रॉब्लम आ सकती है इनको। लेकिन तो हाइपरटेंशन था सर, जो मैं पढ़ पा रहा हूं, हाइपरटेंशन था इनको। वो हाइपरटेंशन एक अलग चीज हो जाती है, लेकिन क्रॉनिक किडनी डिजीज में जब जीएफआर होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, काफी कम हो जाता है और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो सिर्फ विटामिन सी से ही नहीं, बहुत सारी चीजों से दिक्कतें आएंगी। तो और मैं काफी सारा लिटरेचर इस पर सर्च किया जब इस बात की खबर आई, तो उसमें भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। हम जानते हैं कि गैस्ट्राइटिस और अन्य दिक्कतें होती हैं, लेकिन किडनी संबंधित गंभीर बीमारी होने की संभावना विटामिन सी से नहीं होती है। बल्कि विटामिन ए और डी जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जो स्टोर होते हैं, विटामिन सी का तो एक लाइनस पॉलिन नाम के साइंटिस्ट थे, जो अकेले साइंटिस्ट और रिसर्चर रहे हुए केमिस्ट, जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला, एक बार केमिस्ट्री का और नोबेल पीस प्राइज, तो वो तो इसको बहुत वकालत करते थे। और एक सारी दुनिया में जाना भी जाता है कि जो स्कर्वी नाम की बीमारी होती थी, जो समुद्री यात्री होते थे उनको विटामिन सी की डिफिशियंसी हो जाती थी, वो विटामिन सी के कंजम्पशन के बाद और जब पता चला 1932 के आसपास, तब से वो बीमारी खत्म हो गई। तो विटामिन सी का प्रोटेक्टिव रोल है, गंभीर बीमारी और गंभीर कॉम्प्लिकेशंस इसकी वजह से नहीं आते हैं। लेकिन जब बात उभर कर आई है तो इस पर और साइंटिफिक स्टडी करने की जरूरत है। मैं लोगों से कहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है। अब साइंटिफिक लिटरेचर में इतनी चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल। और एक और चीज है जो इस स्टडी से थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन प्रस्तुत करती है, वो है 2015 की स्टडी जो बाकायदा साइंस रिपोर्ट में छपी थी, साइंटिफिक रिपोर्ट्स में छपी थी, नेचर रिसर्च में। उसका टाइटल था विटामिन सी इनटेक एंड रिस्क ऑफ रेनल सेल कार्सिनोमा
अ मेटा एनालिसिस। और डॉक्टर भल्ला, इसमें 2015 के इस मेटा एनालिसिस में यह पाया गया कि हायर विटामिन सी इनटेक हैड अ लोअर रिस्क ऑफ किडनी कैंसर। अब यहां पर उल्टी बात है कि जितनी ज्यादा आप विटामिन सी कंज्यूम करेंगे, ये वाली 2015 की रिपोर्ट बता रही है कि उतना कम आपको किडनी कैंसर के चांसेस होंगे। तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है सर? हाँ, मतलब आई एम अवेयर ऑफ उस स्टडी के बारे में, पता है हमें, पर वही ऐसे हम नहीं, फिर भी चाहे मेटा एनालिसिस में प्रूव हुआ भी है, पर फिर भी हम जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, फिर हमारे लहरिया साहब, डॉक्टर लहरिया ने, कि ऐसे इन चीज़ों से ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम इतना पैनिक ट्रेट कर दें कि विटामिन सी से किडनी खराब हो रहे। अब उस पेशेंट को कैंसर भी था, कैंसर की वजह से वो पेशेंट की अल्टीमेटली डेथ हो गई। तो ये कैंसर की वजह से और फैक्टर्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से अंदर था। एक और मैं बताऊं कि हमारे पास ऑक्सल यूरिया के केसेस आते हैं जिनसे किडनी डैमेज होते हैं। वो एक प्राइमरी हाइपर एक्सिल यूरिया होता है, जो एक तरह के फैमिलियर डिजीज़ है, जेनेटिक डिफेक्ट है। वो ज़्यादा कॉमन है। जो उस तरह आज तक मैंने भी अपने 37 ईयर से कैरियर में एक भी केस ऐसा नहीं देखा है जो विटामिन सी के बाद जिसकी किडनी डैमेज हुई हो। तो अभी कहना मुश्किल है। मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल मात्रा में जुडिशियस यूज़ ऑफ विटामिन्स और जो भी ऐसा जो कहते हैं कि बूस्ट करना है इम्यूनिटी को, ऐसा कोई इम्यूनिटी बूस्टर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होते हैं कोई। नॉर्मल मात्रा में हमारे विटामिन्स जितने भी हैं, मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, इन सब की नॉर्मल मात्रा में हमारा इंटेक होना चाहिए। एक्सेस जो है किसी भी चीज़ की खराब है। अगर हम ज़्यादा मिनरल्स लेते हैं तो उसकी भी टॉक्सिसिटी होती है। तो इसी तरह मैं कहूँगा कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं, यूजली पानी ज़्यादा पीते हैं तो निकल जाते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल, और हमारा मकसद भी यही है। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम से जुड़ी हुई कई मिथ्स फिर उभर कर सामने आ जाती हैं। तो मोटा मोटा जो अभी दोनों डॉक्टर्स की बात से समझ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि देखिए, आपकी बॉडी जो है वो विटामिन सी को ऑक्सलेट में ब्रेक कर देती है, और अगर ऑक्सलेट ज़्यादा हो गए तो वो किडनी फंक्शन को इफेक्ट कर सकते हैं, इन्फेक्शन भी हो सकता है, और फिर शायद बहुत सारी चीज़ें बाकी जुड़कर भी संभवतः फेलियर तक पहुंचे। लेकिन सिर्फ यही एक कारण है रेनल फेलियर का, ये ऐसा कहा नहीं जा सकता। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, परिस्थितियां हो सकती हैं, शरीर के अंदर क्या क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर इंसान के, उस पर भी निर्भर करता है। तो इसलिए सीधा सीधा जोड़ना तो इसलिए आवश्यक नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात बहुत ज़रूरी है और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, शिखा शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक बात तो ये है, चाहे कोई भी विटामिन हो, चाहे कोई भी सप्लीमेंट हो, कोई भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आप ले रहे हो, अति नहीं होनी चाहिए। ये तो साफ है कि अति आप करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसके खामियाजे आपको भुगतने होंगे। डॉक्टर शिखा जी, सबसे पहले मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि ब्लैक टी एक्चुअली हमारे पूरे ग्लोब में सबसे पुरानी, यानी हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर ओल्ड की परंपरा है। टर्की में, ईरान में, इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में काली चाय ही पी जाती है। कश्मीर में ये दूध वाली चाय बाद में आनी शुरू, यानी ये बाद में इसका एक चलन हुआ कि क्रीम या दूध डाल के चाय पी जाए। अदरवाइज ट्रेडिशनली चाय हर जगह, चाहे वो रशिया हो, ईरान हो, टर्की हो, एंड दे कंज्यूम किलोज एंड किलोज ऑफ टी लीव्स। तो इससे काली चाय अपने आप में हानिकारक नहीं है। अब दूसरी चीज आती है विटामिन सी मिली हुई चाय। इसमें जो चीज एक ध्यान देने वाली है कि विटामिन सी नेचुरल फॉर्म में ऑरेंजेस में, नींबू में और फ्रूट्स में, इन सब में मिलता है। और वो जो नेचुरल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं कि वो एक ऑर्गेनिक फॉर्म है जो हमारा शरीर डाइजेस्ट करता है, अब्जॉर्ब करता है, उसको हैंडल करता है। कई बार ये देखा गया है कि इन दैट होल एंथुसियाज्म काफी सारे जो अननेचुरल विटामिन सी हैं, जो एक्चुअली केमिकल विटामिन सी हैं, वो बनाए जाते हैं, उसको फूड प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है। ये अपने आप में, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, इज नॉट समथिंग विच इज वेरी हेल्दी, बिकॉज जो नेचुरल विटामिन सी है जो आपको आंवला से, सिट्रस से, नींबू, लेमन टी एक बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक है इन द इंटायर नॉर्थ ईस्ट, और वो आज से नहीं, जनरेशन से, कई 100 ईयर्स से चल रहा है, एंड दे आर ऑल हेल्दी नींबू वाली चाय पी के। So what I'm saying is कि when we try to add chemical vitamin C and try to create products
We have to be a little careful. We have to do Absolute. enough population studies before introducing these products. ये पहली ये बात तो मैं ये कहूंगी। डॉक्टर शिखा, आपने Number बहुत two, जैसे कि दिलचस्प, already- ये आपने एक बड़ा दिलचस्प पहलू रखा। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ पे रुकना है, लेकिन आपने बहुत दिलचस्प पहलू रखा। जब हम बात कर रहे हैं विटामिन सी युक्त चाय की, जिसको इससे जोड़ के देखा जा रहा है, उसमें हमें देखना बड़ा जरूरी होगा। बड़ा अच्छा ऑब्जर्वेशन दिया डॉक्टर शिखा ने कि वो चाय फोर्टिफाइड थी, वो नेचुरली नींबू मिलाकर विटामिन सी नहीं डाला गया था उसमें, बल्कि वो चाय पत्ती में या उस वेंडिंग मशीन का जो मसाला था उसमें ऑलरेडी मिला हुआ था। अब वो केमिकल के रूप में मिला हुआ था, नेचुरल रूप में मिला हुआ था, ये समझना बहुत आवश्यक है। तो काली चाय जिसमें विटामिन सी मिली हो, क्या वो आपकी किडनी को कर सकती है डैमेज? ये है आज की चर्चा का विषय। एक घटना ऐसी हुई है मुंबई में जिसमें इसका रिलेशन पाया गया है, लेकिन अभी तक जो हमने डॉक्टर से बातचीत की है, विशेषज्ञों से, पहले जो भाग में अपने चर्चा के, उसमें ऐसा सीधे तौर पर प्रतीत नहीं होता कि काली चाय में विटामिन सी या उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो डायरेक्ट आपकी किडनी इफेक्ट कर देंगी, तो इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब लेकिन उसके क्या क्या और पहलू हैं उनको भी समझना ज़रूरी है। तो डॉक्टर लहरिया, वही जो चर्चा जहाँ पर ख़त्म करी थी वही आगे बढ़ाऊंगा आपके साथ। विटामिन सी में एक तो नींबू मिला देना जो कि ऑर्गेनिक है, नेचुरल सोर्स है विटामिन सी का, बनाम विटामिन सी फोर्टिफाइड या विटामिन सी की गोली या फिर केमिकल रूप में विटामिन सी, ये ज्यादा खतरनाक कौन सा है? क्या इसमें खतरा ज्यादा है या दोनों बराबर ची बात है सर? जहां तक अगर हम साइंटिफिक स्टडीज की बात करें और अगर आप लिटरेचर को सर्च करते हैं हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ और अन्य सोर्सेज पे, तो वो कहते हैं कि चाहे वो नेचुरल सोर्स हो या सप्लीमेंट हो, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आखिरकार आज के समय में जो साइंटिफिक और केमिस्ट्री में रिसर्च हुई है, उससे हम जानते हैं कि एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है और उसको किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। ये तो बात आ गई साइंटिफिक स्टडीज की, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर कोई भी चीज जो नेचुरल फॉर्म में ली जाती है वो निश्चित रूप से बेहतर है। और खासतौर से जो विटामिन सी का डेली रिक्वायरमेंट होता है 75 टू 90 मिलीग्राम डिपेंडिंग अपॉन मेल और फीमेल, तो उसको हम अच्छी डाइट, एक बैलेंस डाइट से ले सकते हैं, तो आपको सप्लीमेंट की जरूरत ही नहीं है। बात आती है चाय और उसकी, तो उसमें भी मेरी नजर में अगर सप्लीमेंट का कोई बड़ा नुकसान है तो वो ये है कि उसकी कॉस्ट बहुत एक्सेसिव होती है। अगर नींबू एक काफी सस्ता है, उसकी जगह एक सप्लीमेंट या नींबू वाली चाय, काली चाय भी अगर वेंडिंग मशीन से पियेंगे तो उसको आपको कॉस्ट बहुत हैवी पड़ती है। अदरवाइज कोई अंतर नहीं है और न इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है। लेकिन निश्चित रूप से एक बैलेंस डाइट न केवल विटामिन सी बल्कि बाकी सारी विटामिन भी प्रोवाइड कर सकती है। कुछ ही विटामिन होते हैं जो नेचुरल डाइट से नहीं मिलते हैं, लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन एक बैलेंस डाइट विटामिन के लिए, प्रोटीन के लिए और हेल्दी लाइफ के लिए जरूरी होते हैं। ओके, ऑल राइट सर। डॉक्टर भल्ला, अब मैं सीधा सवाल आपसे उन लोगों के नजरिए से पूछूंगा जो कोविड के बाद से विटामिन सी के प्रति जागरूक हो गए अचानक से। अच्छा, ये जागरूकता ऐसी आई कि लेडीज के पर्स में विटामिन सी की गोलियां हैं, जो ऑफिस गोइंग लोग हैं पुरुष, उनके पॉकेट्स में आपको विटामिन सी की गोलियां मिल जाएंगी। अच्छा, अब चीजें ऐसी ऐसी जुड़ गई हैं इससे कि साहब विटामिन सी से एक तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, नंबर वन। धीरे धीरे ये इम्यूनिटी से स्किन केयर पर शिफ्ट हो गया। हमने पूरी जर्नी देखी है सर, अब ये स्किन केयर पर शिफ्ट हो गया। ग्लोइंग स्किन चाहिए, हेल्दी स्किन चाहिए, इवन टोन वाली स्किन चाहिए, विटामिन सी खाइए, और धड़ल्ले से इसका प्रचार भी हो रहा है। तो अब सोते हुए, उठते हुए, जागते हुए आपको हर चीज विटामिन सी की गोली साथ में रखनी आवश्यक है। इसकी बिक्री के आंकड़े आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका कंजम्पशन रातों रात कैसे बढ़ा है हमारे देश में। क्या ये बिना सोचे समझे, बिना डॉक्टरी सलाह के ये जो 24 घंटे खाने की प्रवृत्ति है विटामिन सी, ये सही है? अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं, ठीक ठाक डाइट लेते हैं जिसमें कि वेजिटेबल्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, नट्स भी हैं, और प्लांट बेस्ड डाइट जो है वो भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी कि एनिमल प्रोटीन वाली डाइट है, जैसे कि अंडा है, फिश है, चिकन है, मटन है। तो मेरे हिसाब से उसमें प्रोटीन में ऐसा नहीं है। इनफैक्ट जो स्टडीज़ आ रही हैं कि एनिमल बेस से प्लांट बेस्ड प्रोटीन ज़्यादा अच्छा है। तो अगर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स आप लेते हो, 3-4 हेल्पिंग, मिसेस शिखा शर्मा मेरे से सहमत होंगी कि 4 to 5 हेल्पिंग्स जो हम कहते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की पर डे, तो उसमें आपको कंप्लीट सारे, सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे पास 3 चीज़ें हैं। 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मैक्रो में आता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन्स, वो हम सब जानते हैं और खाते भी हैं, सब कुछ खाते हैं। तो अब रही बात माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की,
मैक्रो में मैं बताना चाहूँगा कि प्रोटीन इंटेक बहुत ज़रूरी है अपनी इम्यूनिटी के लिए, बोन हेल्थ के लिए, स्किन हेल्थ के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए। तो प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी है बॉडी में, और प्रोटीन भी कम से कम 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन मस्ट है। वाइटामिन जो हैं, ये ट्रेस एलिमेंट्स, वाइटामिन एंड मिनरल, इन सबको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ओके। तो वाइटामिन सारे ए बी सी डी ई सारे जितने भी हैं के तक सारे वाइटामिन जो हैं वो जरूरी हैं बॉडी के लिए। इसमें वाटर सॉल्युबल भी हैं और दूसरे जो फैट सॉल्युबल भी हैं। तो ये ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं। एब्सोल्युटली सर, आपकी बात समझ गए सर। लेकिन ये जो जेब में लेके जो गोलियां लेके घूमते हैं लोग, ये सही है या नहीं? हाँ, वो गलत है। वही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप बैलेंस डाइट लेते हैं जैसे कि मैंने बताया है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा सप्लीमेंटेशन की विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। जिंक सबसे ज्यादा कोविड में यूज हुआ, जिंक का, कि हर पेशेंट को एक जिंक का कैप्सूल खाना मस्ट था। तो जिंक का कैप्सूल अपने आप ही पेशेंट शुरू कर देता था। कोविड हुआ तो डोलो या पैरासीटामोल और साथ में जिंक कैप्सूल। तो ठीक है, मतलब बाय एंड लार्ज जिंक का कोई ऐसा हार्म नहीं है। तो उसी तरह विटामिन सी भी आज तक हमने नहीं देखा था कभी कि हार्म हुआ है कभी। तो ये एक केस एज ए केस रिपोर्ट, रेयर केस रिपोर्ट हुआ है। लेकिन आप कह रहे हैं कि एक्सेस में अगर आप नेचुरली उसका सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल सोर्सेज से ले रहे हैं, तो फिर कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्सेस मात्रा में लें, है ना डॉक्टर शिखा? यस सर। हम जब टेस्ट करते हैं तो विटामिन B12 पेशेंट्स का मोर देन 2000 आता है। तो मोर देन 2000 बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स हैं पिकोग्राम, जो कि नॉर्मली हमें होना चाहिए अराउंड मैक्सिमम 800। तो ये सारी चीज़ें, इतना ज़्यादा विटामिन खाने का असर है। ऑलराइट सर। डॉक्टर शिखा शर्मा, ये आपके पास तो बहुत सारे लोग ऐसे आते होंगे जो कहते होंगे कि भाई नेचुरल सोर्स वर्सेस गोली ऐसा लगता है कि एक तो खाने में आसान है, उपलब्ध ज़्यादा है, और पता नहीं साइकोलॉजिकली भी आजकल लोगों का पिल्स पे जो भरोसा है वो ज़्यादा होता है बजाय कि बाजार के फ्रूट्स पे। एक तो फ्रूट्स खाने में खा पाएंगे नहीं पाएंगे, कौन लेने जाएगा, फिर कौन काटेगा, फिर वो सही है नहीं है, अच्छे आ रहे हैं, सीधा सीधा गोली खा लो। तो ये भी एक प्रवृत्ति है। तो ये इस पर आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, 2-3 चीजें जो मैं डेफिनेटली कहूंगी कि चाहे वो टैबलेट्स हों, मल्टीविटामिन हों, ये कोई भी टैबलेट नेचुरल नहीं होती। ये एक केमिकल फॉर्मूला होता है जो कि नेचुरल जो उसका फॉर्मूला है उससे मैच करी जाती है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि साइंस के हम क्लिनिकल पे आ गए कि हमें सारे प्लांट बायोलॉजी समझ आ गई, ह्यूमन एंड इंटरेक्शन ऑफ केमिकल चीजें सारी समझ आ गई। तो वी आर स्टिल लर्निंग। मेडिसिन इज एन इवॉल्विंग साइंस जो इवॉल्व हो रही है। तो आई वुड से जो भी लेबोरेटरी से बन के आता है वो एक इमरजेंसी सिचुएशन में आप यूज कर सकते हैं। जैसे शिप पे पहले लोग जाते थे तो फ्रूट्स नहीं टिकते, अब तो सब कुछ मॉडर्न शिप्स में आप सालों तक अपना चीजें कैरी कर सकते हैं। सो आई वुड से ऑलवेज चूज नेचुरल, बिकॉज नेचर में जो चीजें हैं वो अभी साइंस डिस्कवर ही कर रही है, और जो बॉडी ह्यूमन बायोलॉजी जो इंटरैक्ट करती है नेचर के साथ या केमिकल्स के साथ, वो एक इवॉल्विंग साइंस है। इट इज स्टिल एन इवॉल्विंग साइंस। So always choose natural. Second thing I would also say is यहाँ पे एक पानी का भी बहुत important रोल आता है। क्यों? Because हमारे जो नए तरह के रिवर्स ऑस्मोसिस और इस तरह की चीजें जो टेक्नोलॉजीज हैं वो सेहतमंद नहीं है। Why? Because रिवर्स ऑस्मोसिस में सारे मिनरल्स निकाल दिए जाते हैं। जब आप पानी पीते हैं हमें लगता है कि अच्छा वो पानी क्लीन तब होगा जब उसमें बैक्टीरिया वायरस नहीं है, मगर हमें वो वाला पानी नहीं है पीना जिसके अंदर मिनरल भी नहीं है। That is also correlated with high blood pressure. यानी अगर आप एक ऐसा पानी पी रहे हैं जिसमें मिनरल सारे स्ट्रिप ऑफ हो गए हैं और मिनरल नहीं है, और ऊपर से आप केमिकल्स डाल रहे हैं उसमें एज आर्टिफिशियल विटामिन, तो नेचुरली कहीं ना कहीं डिपेंडिंग ऑन योर जीनोटाइप, डिपेंडिंग ऑन योर बॉडी टाइप, डिपेंडिंग आपका बाकी हेल्थ कंडीशन और बाकी खाने पीने की कंडीशन क्या है, वो ऐसे ही किसी एक आध इंसान को बहुत ही नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है। बिल्कुल। तो आई थिंक व्हाट वी आर मिसिंग आउट इज, बिकॉज़ देख इन नटशेल बात वही है कि यू नेवर नो कि आपकी बॉडी क्या कैसे रिएक्ट करेगी। तो बेटर यही है कि जो लिमिट्स हैं उन्हीं के भीतर ही आप विटामिन सी लें। और वैसे भी कहा जाता है कि मेगा डोजिंग, वैसे भी आज की जो चर्चा हुई है उससे हम यही समझ सकते हैं नटशेल कि मेगा डोजिंग जो है या ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में ले लेना वो कोई ऐसा टॉक्सिक तो नहीं है,
बट एक बार अगर आपके बॉडी टिश्यूज सैचुरेटेड हो जाएंगे विटामिन सी के साथ, तो शायद एब्जॉर्प्शन उनका डिक्रीज हो जाएगा और फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। तो थोड़ा सा इसको साइंटिफिकली भी आपको देखना है। जो डॉक्टर लहरिया ने जो बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंसेस दिए हैं, डॉक्टर भल्ला ने भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जोड़े हैं, और डॉक्टर अदिति ने भी बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट्स दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।